और देखिए पाकिस्तान से भी कुछ जुड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जब छानबीन आगे बढ़ रही है तो कई सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान में सर तन से जुदा के नारे की जड़ निकलती नजर आ रही है। 2011 में पाकिस्तान में यह पहली बार नारा लगा था, यानी कि यह नारा इंडिया का नहीं है बल्कि एक तरीके से सरहद पार से इसको एडॉप्ट किया गया है, उसी को यहां फैलाने की कोशिश चल रही है। एक बात, और दूसरी कि पाकिस्तान के पंजाब में नारे के जरिए हत्या का फतवा वहां पर जारी किया गया था। अब भारत पहुंच चुका है सरतन से जुदा का खतरनाक नारा, जिसे आए दिन हम सुन रहे हैं। और इसी को लेकर और इंफॉर्मेशन अब बिग वॉल के जरिए आपके सामने सर तन से जुदा नारे की जड़ को लेकर आपको बता दें। ये अभी तक आप देख चुके हैं साल 2011 था और तब हमने देखा पाक के ब्लास्फेमी कानून की आलोचना की, उनके ही गार्ड मुमताज कादरी ने हत्या कर दी थी और पाक में पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर थे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने आरोपी को गाजी घोषित कर दिया था और तब पूरे पाकिस्तान में आरोपी के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए थे और उस जलसे में पहली बार सर तन से जुदा का ये नारा लगा था। ये हम आपको बता रहे हैं कैसे इसका पाक कनेक्शन अब सामने आ रहा है और कहां से इसकी शुरुआत हुई। 2020 में संदिग्ध बीमारी से खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई और सर तन से जुदा नारा पाकिस्तान से चलकर भारत तक पहुंच गया और नुपुर शर्मा के विरोध में यह नारा सबसे ज्यादा ट्रेंड में आ गया। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब सवाल क्यों उठ रहे हैं खौफनाक नारे पर, यह अहम सवाल आपके सामने। सर तन से जुदा के खिलाफ एकजुटता के बाद क्यों उठती है यह आवाज, बड़ा सवाल है। और नारे के विरोध में समाज ने कोई वीडियो संदेश क्यों नहीं जारी किया गया है, क्यों किसी मुफ्ती ने नारे के खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोला है। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग की चुप्पी से ऐसे लोगों को शह मिलती है? रवि, ये वीडियोस बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स सक्रिय हैं और अगर ये सवाल उठता है ना कि आज हम चिश्ती जैसा वीडियो दिखाकर इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए भी जरूरी हो चुका है ताकि हमें पता लग सके कि पीछे से बैठकर किस तरीके से ग्रुप्स कोशिश कर रहे हैं सक्रिय होकर माहौल को खराब करने की। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र जी ने एक बड़ा अच्छा विषय उठाया कि इसमें कानून और समाज दोनों की तरफ से पहल होनी चाहिए इसको रोकने के लिए। मेहरुद्दीन साहब, यही प्रश्न उठता है। कुछ तस्वीरें जब देश के सामने आती हैं, देखिए एक तरफ होता है कि ऐसी जब घटनाएं आई उदयपुर की या फिर हम अमरावती की घटना देखते हैं, इस मामले में तो समाज से एक स्वर में बात उठती है कि कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम नुपुर शर्मा का केस देखते हैं जिसमें मामले दर्ज होते हैं, जिसमें एक लीगल प्रोसेस होता है, उसका इंतजार करने की जगह लोग सड़कों पर उतरे, देश के हर शहर में उतरे, दंगे होने लगे और फिर गोलियां चली, लोग मारे भी गए। आखिर समाज उस मामले में इतना असहिष्णु क्यों हो गया और इस मामले में वो कानून का रास्ता क्यों अख्तियार कर लिया? ये दो अप्रोच क्यों नजर आते हैं और इसी वजह से ये सवाल उठते हैं। बोलिए बोलिए रंगरेज साहब, आप ही से सवाल था रवि का। जी जी, मैं बोल रहा हूँ ये अश्वनी उपाध्याय जी वही अश्वनी उपाध्याय जी हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर खुले। अरे भाई, रवि के सवाल का जवाब दीजिए ना। जाएंगे आपको अगर अश्विनी उपाध्याय पे डिबेट करना है, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको अश्विनी उपाध्याय पे डिबेट करना है तो हम अलग से कर लेंगे। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। पर ये कत्लेआम की बात करते हैं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मिनट के लिए कह रहे थे पुलिस हटाने की। रंगरेज साहब, आप वो ही कर रहे हैं ना। अगर आपको इस बात से अभी ऑब्जेक्शन थी, रंगरेज साहब एक सेकेंड, एक एक करके सर, भाईचारे का पैगाम दे। अभी आपने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि अश्विनी जी क्यों किसी और के बयान को आधार बनाकर डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। अब आप भी यही कर रहे हैं। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना सर। उनका नाम लेके बात कर रहा हूँ, बाकायदा इन पर मुकदमा हुआ, ये जेल गए। अरे मेहरुद्दीन साहब, सवाल सुना नहीं क्या आपने? सख्त कानून होता है, इनके 10 साल की सजा होती तो आज अश्विनी उपाध्याय यहाँ बैठकर मेहरुद्दीन साहब सर पर्सनल अटैक बंद करिए, जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए ना सर। बताइए सर। सवाल आपका ये था, सवाल ये था रवि का सवाल ये था कि एक तरफ आप कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया, कानून अपना काम करेगा, उसके लिए हम टॉलरेंस देखते हैं, लेकिन जब सड़क पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर के दंगा फसाद होता है, उदयपुर जैसी, अमरावती जैसी घटनाएं होती है, वहां ये टॉलरेंस क्यों नहीं नजर आता है कानून का? देखिए, जितने भी हम हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं या हमारे धार्मिक संस्थान हैं, सब ने इन सभी हिंसाओं का कंडेम किया, मजम्मत की।
ये बताइए अच्छा किसने अश्विनी कहा? जी, उनका अश्विनी जी, कन्हैया लाल के जो अश्विनी आरोपी है, जी, क्या उनके लड़कियों साथ के कोई खड़ा कपड़े हुआ? पहनने पे कोई 2 मुस्लिम मिनट में उनके फतवा साथ आ जाता नहीं है, हुई। लेकिन नहीं हुई। देश जल रहा होता एक भी नुपुर फतवा शर्मा नहीं के आता। समर्थन में इसके पीछे का क्या रहस्य है? सारी बीजेपी साथ कौन सा खड़ी है। सीक्रेट है? क्यों कौन सी नुपुर शर्मा मजबूरी पर है कार्रवाई नहीं हो रही? समाज के 2 सामने? महीने हो गए। अश्विनी, क्यों पुलिस अश्विनी उपाध्याय। कोर्ट भी कह रहा कि उसके खिलाफ इतनी कानूनी कार्रवाई, इतनी सारी एफआईआर होने के बाद क्यों वो जेल से क्यों घूम रही? उसे रेड कारपेट चाहिए। TV9 को बहुत क्यों उसे पुलिस गंभीरता के साथ लोग गिरफ्तार लेते नहीं हैं। ठीक है, हो गया, हो गया। TV9 पे लोगों को तूतू मैं पसंद नहीं आता है। अश्विनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। भारतवर्ष के हाँ TV9 के बोलिए बोलिए अश्विनी। TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को तूतू मैं बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं आग्रह करता हूं अपनी अपनी बात से रखें। देखिए, आप इस समस्या को छोटा मत करिए। अगर आप इसको केवल नुपुर शर्मा से जोड़ लेंगे तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो बात नुपुर शर्मा ने कही वो कम से कम इसके पहले 50 मौलवी कह चुके हैं। उन 50 मौलवियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? उन 50 मौलवियों के सर तन से जुदा करने की बात क्यों नहीं हुई? उन जाकिर नाइक कम से कम 50 बार कह नहीं तो उसके बिना पर नुपुर शर्मा के बयान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। यही बात अभी आप अश्विनी जी कह रहे थे, यही बाथ अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप जो लगता है और उसके बाद कानून जिस तरह से अपना काम करता है उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। यही तो कह रहे थे आप अभी। समीर जी, मैं यही तो कह रहा हूं, दोहरा मापदंड क्यों? समीर जी, बिल्कुल नहीं होना दोहरा चाहिए। मापदंड क्यों? अरे अगर नुपुर शर्मा ने अपराध किया है तो वो 50 मौलवी, चाहे वो बरेली के हैं, चाहे देवबंदी है, चाहे वो जयपुर के हैं, चाहे वो जाकिर नाइक है, उनके खिलाफ ये लोग एफआईआर क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं होती एफआईआर? क्यों नहीं कानून अपना काम करता? क्यों नहीं सरकारें अपना काम करती? यही तो सवाल है ना, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अशांति आप क्या समझते? मैं तो ये बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में आपको 3 तरीके के देश मिलेंगे। एक वो देश है जहां मदरसे बिल्कुल नहीं है, दूसरे वो देश है जहां मदरसे लाख 1.5 लाख है, तीसरे वो मदरसे हैं जहां हर मोहल्ले में एक मदरसे है। एक बार सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। अभी अश्विनी जी कानून का समान रूप से पालन हो, इसकी बात आप कर रहे थे। अगर किसी मदरसे में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हो कार्रवाई। अगर कहीं धर्म संसद में आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं, भड़काऊ बातें की जाती है तो उसके खिलाफ भी हो कार्रवाई। ऐसा है समीर जी, बड़ी सीधी सी बात है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान भारत को श्रेणी में नहीं लाना है। वहां हिंदू नहीं है। वहां सुनिए, जिन देशों का मैंने नाम लिया वहां हिंदू नहीं है। वहां सुन्नी शिया को मार रहे, वहां सुन्नी अहमदिया को मार रहे। तो आखिर वो कौन सी टीचिंग है? यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और जो लोग धर्म के नाम पर गलत कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कानून एक्शन लेगा।